हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा। आज हम यहाँ पे ओशियन के चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उन्होंने कैसे हेल्प किए मैनेजमेंट के सेक्टर में, हेनरी फ्योल ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हेनरी फ्योल थे कौन, उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ही मैं तुमको बता दूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। हेनरी फ्योल वॉज फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्योल कौन थे? एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। अब हम इसको लर्न कैसे करेंगे? फ्योल का एफ और फ्रेंच का एफ दोनों सेम है, एफ एफ है, तो उससे हम बोल सकते हैं, इसको हम अच्छे से रिमेंबर रख सकते हैं, फ्योल और फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है, दोनों ही एफ से स्टार्ट हैं, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। हेनरी फ्योल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ही डेवलप्ड एंड ब्रॉट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन हिज फेमस बुक। उन्होंने 14 प्रिंसिपल लिखे थे मैनेजमेंट के ऊपर, और वो बुक के नेम क्या थे? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। Due to his contribution in the field of management, he is called as the father of modern management. इन्होंने जो बुक लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से सब इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जानते थे। इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल लिखे थे बुक में, आज हम उसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज करेंगे और ये एग्ज़ाम में हमको लिखने पड़ेंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल बोलते थे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है उसको हमको डिवाइड कर देना चाहिए अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि टेक्निकल, फिनेंशियल, कॉमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। अगर हम एम्प्लॉयज़ को अलग अलग वर्क में डिवाइड कर दें तो उनकी जो क्वालिटी रहेगी और कैपेबिलिटी रहेगी उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। और इससे क्या होगा, अगर कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉय अपने वर्क में स्पेशलिस्ट रहेगा तो उसको वर्क करने में टाइम नहीं जाएगा। तो इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो भी अच्छे से हो जाएगा और कोई भी गलतियां भी नहीं मिलेगी उसमें। इसलिए हेनरी फ्योल बोलते हैं, तो उनके फर्स्ट प्रिंसिपल में उन्होंने लिखा है डिवीज़न ऑफ वर्क। द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने एक और प्रिंसिपल बताया है सेकेंड प्रिंसिपल में कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। Authority is the right to take decision. Authority always come with responsibility. Authority का मतलब क्या होता है कि कोई भी right decision लेने की authority होनी चाहिए। Authority always come with the responsibility. Authority हमेशा responsibility के साथ ही आती है। अगर हम किसी चीज़ की authority ले चुके हैं कि हमको ये वर्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो उसके साथ हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं उस वर्क के लिए कि हमको इस वर्क को सेम टाइम पे, जितने टाइम बोले गए हैं उसी टाइम पे कंप्लीट करना है। इस तरह हेनरी फ्योल ने बोला है सेकेंड प्रिंसिपल, इफ़ मैनेजर इज़ गिवन अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद इन द गिवन टाइम, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ़ ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको अथॉरिटी है, हमने अथॉरिटी दी है कि हमको इतने टाइम पे काम कंप्लीट चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और हमने उन्हें अथॉरिटी तो दी ही नहीं कि ठीक है तुम इतने जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तुम ले सकते हो, तुम्हारे हिसाब से तुम खरीद सकते हो। अगर हम ये नहीं बोलते हैं तो जो अथॉरिटी देते हैं वही रिस्पॉन्सिबल भी रहता है वो कंप्लीट करने के लिए। द थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको अपने गोल को अचीव करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी रहता है। डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन हमेशा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अपने गोल को अचीव कर सके। एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल दैट गिवन
ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए कि जितने भी रोल बने हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको समझे और उसकी रिस्पेक्ट करके अपने वर्क कंप्लीट करें, उनको फॉलो करें वो जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड होता क्या है? ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। दिस प्रिंसिपल हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर फ्योल ने क्या बोला है कि हर सबॉर्डिनेट के सिर्फ एक ही सुपीरियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हर सबॉर्डिनेट के 2 या 3 सुपीरियर रहते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न होता है और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होने लगते हैं। इसलिए हेनरी फ्योल बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, उन्होंने एक प्रिंसिपल डाला। क्योंकि उन्होंने बोला कि सिर्फ हर सबॉर्डिनेट के सिर्फ एक ही सुपीरियर होने चाहिए, बहुत सारे नहीं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूज़न होता है और हमारे काम भी कंप्लीट नहीं होते टाइम पे और एम्प्लॉयज़ भी कन्फ्यूजन। यहाँ पर हेनरी फ्योल ने 5th प्रिंसिपल दिया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही होने चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हेड होने चाहिए और एक ही प्लान होने चाहिए, ना कि बहुत सारे गोल को अचीव करना है इन द सेम टाइम। तो वो टाइम पे एक भी गोल भी नहीं अचीव होगा और सारे काम भी ख़राब हो जाएंगे, कोई भी काम ढंग के नहीं होंगे। द 6th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स सबको सेम इक्वली देखना। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। द रेम्यूनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबॉर्डिनेट आर वर्किंग। जो रेम्यूनरेशन है, जो एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं मिलने चाहिए, ऐसा हेनरी फ्योल बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे उनके वर्क है उसके हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। दिस इक्विटी विल हेल्प टू अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल हेल्प करते हैं अवॉइड करने के कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को, और किसी के मन में, एम्प्लॉयज़ के मन में ऐसा ना हो कि हम इतना वर्क भी करते हैं और हमको उतना रेम्यूनरेशन भी ना मिलता है। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करते हैं ये प्रिंसिपल इस तरीके से हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में। द 7th प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, सैलरी एज पर सर्विसेज। फेयर रेम्यूनरेशन मीन्स हम बोल सकते हैं कि जिसने जैसे वर्क किया उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए, सर्विसेज के ऊपर मिलनी चाहिए। Appropriate remuneration to staff or employees is the principle of keep them satisfied financially as well as retain them for long span of time within organization। फेयर रेम्यूनरेशन जो 7th प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के, इसमें हेनरी फ्योल ने बोला है कि हमको तो रेम्यूनरेशन देना ही चाहिए जिससे वो सेटिस्फाइड रहें, फिनेंशियली भी वो सेटिस्फाइड रहे। उसके साथ साथ उनको ऐसा विश्वास भी देना चाहिए कि तुम हमारे कंपनी में लॉन्ग टाइम तक रह सकते। यहाँ पर जो 8th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इसमें दिया हुआ है बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? हर जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और हर चीज़ अपनी जगह पे होना चाहिए। प्रिंसिपल फोकसेस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये प्रिंसिपल फोकस करता है कि फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का बराबर यूज़ होता है कि नहीं, यूटिलाइज किया जाता है कि नहीं। राइट मटेरियल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। जो मटेरियल है वो राइट टाइम पे पहुंच जाना चाहिए और
राइट प्लेस पे पहुंच जाना चाहिए और सही मटेरियल ही ऑर्गेनाइजेशन में जाने चाहिए। अगर हम द नाइन्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड द कॉर्प्स, टीम वर्क। हेनरी फ्योल हैज़ गिवन एम्फासिस ऑन टीम वर्क। उन्होंने बहुत फोर्स दिया है हेनरी फ्योल ने टीम वर्क को। स्प्रिट द कॉर्प्स मीन यूनियन इज स्ट्रेंथ। हेनरी फ्योल ने बोला है एकता ही ताकत है। इफ़ ऑल एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एज यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफ़िकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। अगर हम टीम वर्क करते हैं तो उससे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाती है। द टेंथ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स जॉब सिक्योरिटी। At the time of requirement of employees, the management should assure them about stability or job security. अगर कोई मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को ऐसा भरोसा देता है कि तुम्हारी जो जॉब है वो सिक्योर है तो एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी रहेंगे और वो अपने काम भी प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करेंगे। इट इज़ द 11th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। स्केलर चैन मीन्स क्या होता है? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फ्रॉम द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डी को अपनी बात पहुँचानी है जी तक। अगर वो ये रूल फॉलो करे कि हमको हायरार्की में जाना है इस तरीके से, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत सारा टाइम कंज्यूम करता है। अगर टू टेक स्पीडी डिसीजन क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज गैंग प्लंग। अभी यहाँ पर अगर हम ऐसा घूमने के बजाय हम डायरेक्ट ही डी जी से बात कर ले तो ऐसे टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और इसको ही बोलते हैं गैंग प्लंग। इसको ही बोलते हैं गैंग प्लंग। जिसको जो बात करनी है डायरेक्ट जाके वो मैसेज देगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के टाइम भी नहीं वेस्ट होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। जो भी वर्क है उसको अपने वे से करना। द फ्रीडम to think and work on new ideas encourage employees to take initiative while working on given task। हमको एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देना चाहिए कि तुम अपने वर्क को अपने न्यू वे से कर सकते हो और इस तरीके से अपने टास्क को भी तुम कंप्लीट कर सकते हो। इट इज़ द 12th प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, 12th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। The 13th principle is principle of centralization. Centralization refers to centralization of power and authority. ये क्या रिफ़र करता है? पावर और अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 14 प्रिंसिपल नहीं लिखे हैं बिकॉज तुमको एग्ज़ाम में 14 के 14 प्रिंसिपल लिखना इट्स नॉट नेसेसरी। जो इजी थे वो मैंने तुमको बता दिए। यहाँ पर भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ कीवर्ड्स लाए हैं। तो कीवर्ड्स क्या हैं आओ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अ डॉटर आस्क हर फादर डैड यू सी रश। ये तुम्हारा कीवर्ड है, तुम उसको मैच भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे हाईलाइट किया है। ऐसे हर प्रिंसिपल के नीचे मैंने कीवर्ड्स किधर है वो हाईलाइट किया है, तुम उसको अच्छे से लिख लेना और समझ लेना। डिवीज़न ऑफ वर्क। ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी डिसिप्लिन। U utilization of resources। S stability। E equality। Second E
spread the corpse. R. Remuneration. U. Unity of command. S. Scalar chain. Then Dad replied, "Oh, I see. O means order, I means initiative, C means centralization." तुम उसको एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख लेना और ऐसे तुम अच्छे से अपने पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो, उसको रिमेंबर रख सकते हो टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारे वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, थैंक यू गाइस।